गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है वो कथन और कारण से संबंधित है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण किसान व महाजनों के बीच में दक्कन किसान आंदोलन संघर्ष हुआ था। कारण है लगान की ऊंची दरों के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए। सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में सबसे पहले मद्रास के बारामूला जिले में कैप्टन रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है। बाद में इसको 1820 में थॉमस मनरो के द्वारा पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है। तो बाद में बंबई में भी लागू किया गया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो टैक्स की दर थी वो 33 से लेकर 55% तक थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। कभी कभी किसान की फसल भी खराब हो जाती थी और वो राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था। तो वो महाजनों से क्या लेता था? उधारी लेता था। तो महाजनी व्यवस्था के चंगुल में फंस गया। और ये महाजन कौन थे? अधिकतर गुजरात के मारवाड़ी समुदाय से जो लोग आते थे। तो इनके खिलाफ जो है दक्कन किसान आंदोलन चला। और बाद में आप लोग देखेंगे कि 1875 में यह आंदोलन चला और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया और कहा गया कि किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 1840 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर जेम्स थॉमसन के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तरी पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया। इस व्यवस्था का अन्य नाम क्या था? तो आपको आपको ऑप्शन से ही समझ में आ गया कि इसको थॉमसोनियन महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो आप जान लेते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो आपके सबसे पहले हार्ट मैकेलजी के द्वारा 1819 में प्रस्तुत की गई और 1822 में रेगुलेशन 7 के तहत इसको मान्यता दी गई। और सबसे पहले ये व्यवस्था आगरा और अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। बाद में उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई। ठीक है। कुछ मध्य प्रांत के क्षेत्रों में लागू की गई। बाद में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू की गई और वहां पे किसने लागू किया? जेम्स थॉमसन ने लागू किया। ठीक है। तो इसको थॉमसोनियन महालवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें पूरे गांव को एक इकाई माना गया और जो गांव का प्रमुख होता था उसका दायित्व बनता था कि वो जो है अपने महल के लोगों से टैक्स वसूले और उसको जमा कराए। ठीक है। और उस महल के प्रमुख को यह अधिकार होता था कि अगर कोई किसान निश्चित टैक्स अदायगी नहीं कर पाता था तो उसको उसके जमीन से बेदखल भी किया जा सकता था। और इसमें भी समय समय पर जो है लगान की दर परिवर्तित की जाती थी। ठीक है, निर्धारित की जाती थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो टैक्स की दर थी वो 66% तक चली जाती थी। ठीक है। बाद में इसको डलहौजी के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। डलहौजी ने इसको मैक्सिमम दर 50% बाद में अपने समय में क्या की? निर्धारित कर दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थॉमसोनियन महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। वो गलत वहां पे ऑप्शन चूज हो गया। ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि महालवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले प्रस्ताव 1819 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा रखा गया और रेगुलेशन 7 के तहत 1822 में इसको लागू किया गया। और बाद में इसमें जो सुधार किया गया 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक समीक्षा की गई और इसके लिए एक गठन किया गया कि इसमें थोड़ा सुधार किया जाए। तो आर मार्टिन बर्ड ने इसमें कुछ सुधार किए। ठीक है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक। तो सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा? हार्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में असत्य असत्य कथन का चुनाव करना है। किसान भूमि बेच सकते थे, सत्य है। भू राजस्व के भुगतान के लिए किसान स्वयं जिम्मेदार नहीं थे। इसमें किसान ही भूमि के स्वामी होते थे। किसान स्वयं 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करते थे। तो ये सारे कथन सही है। केवल भू राजस्व के भुगतान के लिए किसान स्वयं जिम्मेदार नहीं थे, ये कथन गलत है। ठीक है। वो उसके लिए जिम्मेदार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है 1925। एक वर्ष समिति बनाई गई 1923-24 में और इसी के रिपोर्ट के आधार पे आपको कहीं कहीं 1920-21 में भी मिलेगा एक वर्ष समिति। इसी के आधार पे 1924 में जो है रेल बजट को आम बजट से पृथक पृथक किया गया। हालांकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है 1925 ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1925 होगा। निकटतम ऑप्शन 1925 है। ठीक है। और पहला रेलवे आयोग 1925 में बना डिकिंसन की अध्यक्षता में। ठीक है। अब एक कथन है
इसमें बताना है आपको, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में असत्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखना पड़ता था तथा शेष कंपनी के पास जमा कराना पड़ता था। सत्य है, यह व्यवस्था लागू होने के बाद किसी प्रकार के कानूनी विवाद नहीं हुए थे। विवाह हो गया गलती से, विवाद नहीं हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद निर्धारित तिथि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा न कराने पर सूर्यास्त कानून द्वारा जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती थी। फिर इससे जमींदारों को भूमि का मालिक बनाने से किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर हो गया। ये भी सही है। तो इसमें विवाद हुए, ठीक है। तो इसमें जो एक दूसरा ऑप्शन है, या व्यवस्था लागू होने के बाद किसी प्रकार के कानूनी विवाद नहीं हुए थे, ये कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। तो अब हम लोग इस प्रश्न पे थोड़ा बात कर लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त आप लोग देखेंगे कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है, तो 1790 में एक बंदोबस्त लागू करता है। कितने वर्षों के लिए? पहले तो 10 वर्षों के लिए करता है, ठीक है। बाद में उसको 1793 में क्या कर देता है? अस्थाई कर देता है और सूर्यास्त का नियम लागू कर देता है। तो अब जब अस्थाई बंदोबस्त किया जा रहा था, तो इसके दो लोगों से इसने सुझाव लिए, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। जॉन शोर इंग्लैंड के राजघराने से आता था, लाट समाज से आता था, जमींदार समाज से आता था, और जेम्स ग्रांट नौकरशाह था। वो मतलब नहीं होता है कि एक परीक्षा पास करके वहां तक पहुंचा था, ठीक है। तो जब बात ये आई कि इसको जमींदारों के साथ किया जाए कि किसानों के साथ, तो जॉन शोर जिसका बैकग्राउंड जमींदारों वाला है, तो उसने कहा जमींदारों के साथ करते हैं। जेम्स ग्रांट ने कहा नहीं, किसानों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे बात मान ली गई जॉन शोर की, ठीक है। अब आई बात कि इसको अस्थाई किया जाए या फिर 10 वर्षों के लिए किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स ग्रांट ने कहा कि यह व्यवस्था अस्थाई होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जॉन शोर ने कहा यह व्यवस्था अस्थाई नहीं होनी चाहिए। तो बहुत जगह लिखा रहता है कि किसने अस्थाई बंदोबस्त का विरोध किया, तो विरोध करने वाले कौन थे? जॉन शोर थे। क्योंकि कॉर्नवालिस भी चाहता था कि इस व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? अस्थाई कर दिया जाए। तो हालांकि प्रारंभ में 1790 में जॉन शोर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को, सॉरी, कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्ष के लिए किया गया, लेकिन 1793 में इसको अस्थाई कर दिया गया। और टैक्स की जो दर थी उसके लिए आधार माना गया 1790-91 में जो राजस्व वसूला गया था उसको, ठीक है। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो अगला प्रश्न है, सन 1772-73 ईस्वी में भू राजस्व के वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर 5 वर्ष का बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। और बाद में आप लोग देखेंगे कि 1777 में वापस से 1 वर्ष वाला ये कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व हमेशा अस्थायी रूप से किसान के पास होता था। गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। लगान निर्धारण के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था में संपूर्ण ग्राम महाल को भू राजस्व की एक इकाई माना जाता था। तो इसमें जो महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व हमेशा किसान के पास रहता था, अस्थायी रूप से गलत है। जब तक वो टैक्स देगा तभी तक उसके पास उसका अस्थायित्व तो बना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कथन है, एक्सटेंशन आयोग ने जो 1786 में बना था, सॉरी 1886 में बना था, ब्रिटेन व भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का सुझाव स्वीकार किया गया था। इस आयोग ने स्टेट्यूटरी सिविल सेवा को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये बड़ा गड़बड़ टाइप हो गया है, मैं पढ़ देता हूँ दूसरा वाला कथन। इस आयोग ने जो स्टेट्यूटरी, ठीक है, सिविल सेवा था उसको समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो एक कथन सत्य है, और जो पहला कथन है कि दोनों जगह एक साथ कराया जाए, इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था एक्सटेंशन आयोग ने 1886 में, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा जैसे देखिए कभी कभी त्रुटि हो जाती है टाइप करने में प्रश्न को, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं उसको पढ़ के करेक्ट कर दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था? तो मैंने आपको बताया, एक वर्ष समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया था? रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था 1924 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो सबसे पहले आगरा और अवध में इसको लागू किया गया था। इसके प्रवर्तक थे हाल्ट मैकेंजी,
बाद में इसमें मार्टिन बर्न ने सुधार किया, इसलिए उन्हें उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है। और जब बात आती है बनारस की, तो बनारस में जोनाथन डंकन को जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय कृषि पर जो प्रभाव नहीं डाला वह है कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिला। इन्होंने जो है कमर्शियल फसलें जो थी उसके उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि भारत में बहुत सारे अकाल पड़े। ठीक है, इनके समय में। अगला प्रश्न है, भारत में स्वीकृत पेपर करेंसी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पेपर करेंसी एक्ट 1861 में पारित हुआ और जब इसकी शुरुआत कब हुई? 1862 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको मिलाना है। ठीक है। अब पूछा हालैंड समिति, तो हालैंड समिति जो है उद्योग आयोग है, तो पहले का एक होगा। ठीक है। पर्सी समिति, पहले इसको देख लेते हैं कैसे इसको मिलाया जाता है। जैसे विटले आयोग श्रम आयोग है, तो डी का क्या होगा? 4 होगा और ए का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और जो आपका पील समिति था, ये संघीय बनावट समिति थी। ठीक है। और जो पर्सी समिति थी, वो संघीय वित्त समिति थी। दोनों राजस्व के निर्धारण के लिए ही बनाई गई थी, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है। तो जो हालैंड समिति आई 1816 में, भारत का प्रथम औद्योगिक आयोग था, 1916 में बना लॉर्ड हार्डिंग के समय में। विटले आयोग 1929 में आता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में अधिनियमित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में किया गया था। और टोटल जो कारखाना अधिनियम आया भारत में अंग्रेजों के समय में, वो 6 ठो आए थे। ठीक है। अंतिम आया था लॉर्ड वेवेल के समय में 1944। अगला प्रश्न है, पेपर करेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1861 में आया। ठीक है, पारित हुआ। और 1862 में पेपर करेंसी या मतलब कि पत्र मुद्रा का जो है प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित, जैसे इस प्रश्न में मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे पेपर करेंसी एक्ट कब लागू हुआ, अगर यहाँ पे 1862 रहता तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित हो जाता, क्योंकि 1861 में एक पारित हुआ है और 1862 में क्या हुआ है? पेपर करेंसी प्रारंभ कर दी गई है या लागू कर दी गई है। ठीक है। तो लेकिन हालांकि वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए प्रश्न सही है अपनी जगह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन कौन सा है? तो 1891 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड हार्डिंग, तो देखो पहला गलत हो गया। लॉर्ड हार्डिंग 1891 में था ही नहीं गवर्नर, उस समय लॉर्ड लैंसडाउन था। ठीक है। बाकी जो 3 है वो करेक्ट है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सबसे पहले जो है फिलिप फ्रांसिस के द्वारा ये विचार दिया गया। बाकी जो आपको ऑप्शन में जोनाथन डंकन दिख रहे हैं, बनारस के गवर्नर हुआ करते थे और इन्होंने बनारस में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। और बनारस में 1791 में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी, जो आज का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो आप लोग देखेंगे जो फिलिप फ्रांसिस है, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य रहता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जिसमें बारवेल, मानसन, फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, और क्लेबरिंग रहते हैं। ठीक है। तो इसके द्वारा सबसे पहले सुझाव दिया गया था, जिसको वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? नकार देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो है थॉमस मनरो व कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है। 1792 में। रेलवे के विकास के लिए 1902 में किसकी अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग बना था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो है ये आयोग बना था। ठीक है। और जो लॉर्ड ली आपको दिख रहे हैं, इनके नेतृत्व में 1923 में एक शाही आयोग आया था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय। अगला प्रश्न है, पंजाब में जो संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई उसे किस नाम से जाना गया? ठीक है। तो पंजाब में जो संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई उसको जो है ग्राम प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अस्थाई कैसे है, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को फायदा हुआ था। ठीक है, अब उसके आगे कारण, थोड़ा सा सेंटेंस ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो गई है। ठीक है, उसके नीचे ये जो कारण है, कंपनी को आय का एक निश्चित स्रोत तथा एक वफादार वर्ग मिल गया। तो ये बात सही है, इस हिसाब से तो इसको फायदा हुआ था कि उसको एक अस्थाई और वफादार वर्ग मिला और एक आय का निश्चित स्रोत मिला। लेकिन अगर जब आप बात करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो इससे जमींदारों को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ये लोग 1790-91 के आधार पे ही आजादी तक जो है टैक्स लेते रहे। ठीक है, लेकिन समय के साथ मुद्रा का मूल्य तो गिरता गया, लेकिन वसूली क्या हुई, बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं जमींदारों को फायदा होता गया। ठीक है, तो कथन व कारण दोनों क्या है, सही है। तो आज हमने कुछ प्रश्नों को देखा जो आप लोगों को टीजीटी हिस्ट्री जो सिलेबस है आप लोगों का, उसमें आप लोग को हेल्पफुल होगा। और हम लोग अभी एक वीडियो इस पे और लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग जो धार्मिक सामाजिक सुधार हुए, जो पुनरुत्थान आंदोलन चले भारत में धार्मिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।